बच्चों अभी तक की स्लाइड में हमने जो फाइलम कंप्लीट कर ली, एक बार याद दिलाता हूँ। लास्ट हमने जो फाइलम पढ़ा था उसका नाम था मोलस्का। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो फाइलम आएगा एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा, फिर हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा, है ना। तो देखा जाए तो 3 फाइलम यहाँ बचे हुए हैं, एक प्रोटोजोआ बचा हुआ है। अब बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद करो। अगर आपको याद हो, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऐसे थे जो इन तीनों में साथ चल रहे थे। किन तीनों में? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। पहला तो फीचर याद करो ड्यूट्रोस्टोमिएट, ठीक है, यानी ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा था? एनस। तो बहुत ही एडवांस फीचर था। दूसरा फीचर याद करो एंटेरोसील, यानी जो सीलोमेट था वो 2 टाइप का था, साइजोसील और एंटेरोसील। तो इनमें कैसा था? एंटेरोसील, है ना। तो बच्चों जब आप एकाइनोडर्मेटा पढ़ोगे ना, आप देखोगे कुछ ऐसे बेसिक फीचर हैं जो इसमें गायब है। यानी अभी तक जो बाकी फाइलम थे उनमें फीचर डेवलप हो चुके हैं, मगर यहाँ पे आके गायब हो गए। फिर भी हमने क्लासिफिकेशन को इतना बाद में रखा हुआ है इसमें। क्यों ऐसा रखा हुआ है? उसका रीजन वही है, इसमें कुछ बहुत ही एडवांस फीचर होते हैं जो कि कॉर्डेट्स के पास है। तो उनमें से 2 फीचर तो आप यहीं पे याद कर लो। एक तो ड्यूट्रोस्टोमिएट होता है, साथ ही साथ एंटेरोसीलोमिक होता है। ये 2 फीचर याद रखिए, आगे काम आएंगे। अब इसका नाम समझते हैं ना। पीछे जो आपको दिख रहा है स्टारफिश जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइलम का नाम होता है एकाइनोडर्मेटा। सिंपल से याद रखो, इसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। अगर आपको मोलस्का याद हो तो सॉफ्ट बॉडी होती है, साथ में शेल होता है। इनकी बॉडी कैसी होती है? स्पाइनी बॉडी, है ना। तो याद रहेगा। अब बच्चों हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वही तरीका है, पहले बेसिक जनरल क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स, है ना। देखिएगा, सबसे पहले ऑल एकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं? मैराइन, ठीक है। अगर आपको याद हो टीनोफोरा, वो भी एक्सक्लूसिवली मैराइन था। तो याद रखिए यहाँ पर भी कैसे है? मैराइन होते हैं ना। मैराइन मतलब सी में प्रेजेंट है। जनरली लिव एट द बॉटम एंड आर स्लो मूविंग, यानी जो सी होता है ना, सी, बच्चों सोच के देखो, सी का भी तो कोई ना कोई बॉटम होता होगा, यानी पानी का कहीं ना कहीं तो एंड होता होगा, नीचे जमीन होती होगी ना। तो सी का जो बॉटम होता है ना, उस बॉटम पे देखने को मिलता है। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। तो सी का जो बॉटम है ना, ठीक है, उस बॉटम पे आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा, और बहुत ही स्लो मूविंग होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। एक और चीज, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, देखिएगा अब इस डायग्राम को, नेक्स्ट स्टेप आने दीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं ट्यूब फीट। क्या कहते हैं? ट्यूब फीट। तो आपको जो ट्यूब जैसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए अभी आएंगे फिर से, है ना। ये जो ट्यूब फीट होते हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है। तो जो ट्यूब फीट होते हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। आगे जब इनका नाम आएगा तो आप इसे याद करना, सर ने ट्यूब फीट जैसी कोई चीज बताई थी। ये क्या करते हैं? सी का जो बेस होता है ना, वहां पे इनके लोकोमोशन में, चलने में इनको हेल्प करते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। सिंपल है एकदम। डायग्राम में जो वीडियो वाला पार्ट है उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा ना। तो बच्चों आगे बढ़े, मैराइन वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो बॉडी की कौन कौन सी शेप हो सकती है, वहाँ पे डायग्राम से शो की गई है, एक एक करके पढ़ते हैं ना। सबसे पहले जो शेप लिखी हुई है कौन सी है? स्टार। तो देखो स्टार फिश आप सभी को पता है स्टार शेप की होती है ना। नेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रही है सिलेंड्रिकल है। तो बच्चों देखो सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है। ये जो एग्जाम्पल है आगे फिर से रिपीट होंगे, यहाँ भी याद कर लो। स्टार फिश है, होलोथूरिया है, ये देखो कैसा दिखता है? सिलेंड्रिकल, है ना। उसके नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों मेलन लाइक। तो देखो ये जो दिखाई दे रहा है मेलन कैसा दिखता है। और लास्ट में बच्चों देखो फ्लावर लाइक। तो देखो सी लिली कैसा दिखता है? फ्लावर के जैसा दिखता है ना। और मेलन लाइक कौन था? सी अर्चिन। तो सिंपल है, अभी के लिए नाम नहीं रटने, बस याद रखो शेप इनकी वेरिएबल हो सकती है, अलग अलग टाइप की शेप पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों? सिंपल सी स्लाइड है, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, इनके स्केलेटन के बारे में समझाया हुआ, याद करो स्पाइनी स्किन बताया था ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे स्पाइनी सी स्किन होती है। पढ़ते हैं। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, ठीक है, ध्यान से सुनना, and hence the name Echinodermata। Echinodermata का मतलब क्या होता है? स्पाइनी स्किन। मगर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एंडोस्केलेटन की बात हो रही है ना। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो स्पाइनी होता है। तो स्पाइनी स्किन की वजह से इनको क्या नाम मिला? एकाइनोडर्मेटा। और फिर से बता रहा हूँ, सॉफ्ट बॉडी वाले कौन से थे बच्चों? मोलस्का। तो एक्सोस्केलेटन नाम नहीं लेना है, एंडोस्केलेटन की बात करनी है। कैसा होता है? कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। सिंपल है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, आगे बढ़ते हैं ना। देखो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको बोलते हैं पेडिसिलरे। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, पेडिसिलरे। क्यों बोलते हैं उसका रीजन समझते हैं ना। स्किन ऑफ एकाइनोडर्म कंसिस्ट ऑफ स्पाइन, वो तो आपको पता है, एंड पेडिसिलरे। अब देखो क्यों इसको पेडिसिलरे बोलते हैं वो तो नहीं, हम ये पढ़ेंगे पेडिसिलरे करता क्या और कहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो बच्चों इधर देखो, ये मान लीजिए स्टारफिश है, ठीक है, या कोई भी एकाइनोडर्म है ना, उसकी जो सरफेस होती है ना, सरफेस, उस सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? बार बार ऐसे सरफेस से बाहर निकलते रहते हैं ना। तो इस तरीके से प्रेजेंट है, बाहर, फिर ऐसे बाहर, फिर ऐसे बाहर। तो जो पेडिसिलरे होते हैं ना, देखो पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है,
ये सरफेस से ऐसे ऐसे बाहर निकलते हैं ना, और जब ये बाहर निकलते हैं उसकी सरफेस को क्लीन करते हैं। क्या जरूरत है वो समझो। ये सी के बेस पे होता है। आप सोचो वहाँ मिट्टी होती होगी तो ऊपर मिट्टी भी जम सकती है, गंदा भी हो सकता है। तो पेडिसिलरे बाहर आया, इनके सरफेस को क्लीन करने का काम करता है। तो एक बार रीड आउट करके देख लो, पेडिसिलरे हेल्प्स टू क्लीन द स्किन। तो सिंपल नाम याद रखो, पेडिसिलरे आ गया तो अकाइनोडर्म की हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में टर्म नहीं है मगर पता हो तो अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखो स्पाइन प्रेजेंट होती है ना। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है सिमेट्री। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो इसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना। लार्वा में कुछ और है, एडल्ट में कुछ और है। बच्चों याद करो अभी तक जो फाइलम चल रहे हैं इनमें बायलेटरल आ चुका है ना। आपको पता है प्लेटीहेल्मिन्थिस से कौन सा सिमेट्री आ चुका है? बायलेटरल ना। तो देखो लार्वा की अगर बात करें तो लार्वा में तो कैसी सिमेट्री होगी? बायलेटरल। यहाँ सेंटर से कट कर सकते हो, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा ना। तो जो लार्वा है उसमें तो बायलेटरल सिमेट्री है। मगर जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ? एडल्ट। तो कौन सी सिमेट्री आ गई बच्चों? रेडियल। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर लार्वा के केस में पूछा है तो बायलेटरल सिमेट्री याद रखनी है, एडल्ट के केस में पूछा हुआ है तो रेडियल सिमेट्री। तो एक्सेप्शनल केस है बच्चों, तो इसका सिमेट्री वाला पॉइंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। लार्वा के रेस्पेक्ट में याद रखो, फिर एडल्ट में याद रखिए। क्लियर है बच्चों? सिमेट्री के टाइप आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, व्हाट इज रेडियल, व्हाट इज बायलेटरल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ जनरल चीजें जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको पता ही है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल चल रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट है ना। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, सीलोमेट तो है मगर ये बताओ कौन सा होगा? साइजोसील होगा या एंटेरोसील होगा? तो आंसर क्या है आपका? एंटेरोसील। याद करो फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस से बन रहा था। और एंटेरोसील में कौन कौन आया था? अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो याद रखिए एंटेरोसील होगा ना। यहाँ पे वही कैविटी दिखा रखी, कैविटी, और इस कैविटी को देखो हर तरफ से कौन लाइन कर रहा है? मीजोडर्म। तो आपको पता है बच्चों, इतना याद रखो कि मीजेंट्री वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखिए, कौन सा सीलोमेट है ये याद रखना है ना। क्लियर है? आसान है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यानी 5 स्टार देना ना किसी पॉइंट को तो यही पॉइंट होगा। बच्चों याद करो जब हमने पढ़ा था पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में क्या होता है? कैनाल सिस्टम होता है ना, ठीक है। यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं अकाइनोडर्मेटा, इनमें जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इसी का दूसरा नाम है एम्बुलेक्रल सिस्टम। डिटेल भूल जाओ, एक्सप्लेनेशन भूल जाओ, कोई नहीं पूछता, ये नाम लिखा हुआ आ गया ना अगर, तो समझ जाओ कौन सा फाइल है अकाइनोडर्मेटा। तो अगर आपको नाम भी याद है ना बच्चों तो मोर देन इनफ है, आपके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो सीधे नाम याद रखो, कैनाल सिस्टम आ गया तो पॉरीफेरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आ गया या एम्बुलेक्रल सिस्टम आ गया तो कौन? अकाइनोडर्मेटा। सिंपल बात है, आसान है। और सुनो, इट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अकाइनोडर्मेटा। अब देखो यहाँ पे इसके कुछ फंक्शन है, मैं रीड आउट कर देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। हेल्प्स इन लोकोमोशन, एक बार इनको मार्क करते जाते हैं। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बच्चों एक बार डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे देखो स्टारफिश है, स्टारफिश का ऊपर का पार्ट हटा के समझाया हुआ है। हमारे लिए ये डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से स्टारफिश को शो किया गया है। ये ऊपर वाला सरफेस है डोर्सल, नीचे वाला है तो वेंट्रल है ना। तो ये ऊपर वाला सरफेस है, ये नीचे वाला सरफेस है। अब बच्चों ध्यान सुनना है ना, सबसे ऊपर की तरफ ये जो प्रेजेंट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं मैड्रीपोराइट। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट से क्या होता है? वाटर एंटर होता है। तो कोई भी अगर पूछे वाटर कहाँ से एंटर हुआ तो मैड्रीपोराइट से हुआ ना। ये वाटर यहाँ से एंटर होता है, इन सब में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और नीचे की तरफ जो ट्यूब फीट होता है ना उनमें जाके फिलअप हो जाता है ना। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसको यहाँ पे शो किया गया है। इनमें रेडियल कैनाल होती है, ट्यूब फीट होते हैं, एम्पुला होते हैं, रिंग कैनाल होती है, स्टोन कैनाल होती है। तो बच्चों देखो पूरा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैड्रीपोराइट है, फिर स्टोन कैनाल है, फिर रिंग कैनाल है, फिर रेडियल कैनाल है, लास्ट में ट्यूब फीट है ना, एम्पुला आपको दिख रहा है। मगर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पढ़ना है वो सुन लो। इतना सा याद रखो, मैड्रीपोराइट से वाटर अंदर गया है ना, वो वाटर तेजी से नीचे जाता है और नीचे जाके जो ट्यूब फीट होते हैं ना, इन ट्यूब फीट में फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए स्टारफिश के एक आम है ना। इस आम के नीचे इस तरीके से बहुत सारे ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब फीट है ना। अब यहाँ बीच में कहीं मैड्रीपोराइट है, वहां से वाटर गया, वाटर वाटर जाते जाते इन सब में फेल हो गया है ना। तो बच्चों याद रहेगा आप सभी को। तो याद रखिएगा मैड्रीपोराइट से वाटर जाता है और प्रेशराइज जो वाटर होता है इन ट्यूब फीट में फेल हो जाता है। जैसे ट्यूब फीट में भरा ये एकदम ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है।
अब इन ट्यूब फीट के फंक्शन क्या है तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है लोकोमोशन, तो मैंने आपको बताया था स्टारफिश जो होता है सी के नीचे बेस पे, ये स्टारफिश की आर्म है। तो जो ट्यूब फीट होता है ना बच्चों, इनमें कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, तो इन मूवमेंट की वजह से ये लोकोमोशन करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जैसे मेरा हाथ है, इसको मान लो स्टारफिश की आर्म है, ऐसे नीचे ट्यूब फीट होंगे, इन ट्यूब फीट में मूवमेंट होगा और इन मूवमेंट की वजह से क्या होगा, लोकोमोशन होगा। तो पहला फंक्शन हो गया लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। देखो पूरी आर्म ऐसे ऐसे मूव करे जरूरी नहीं है, नीचे ट्यूब फीट मूव करते हैं और ये ऐसे ऐसे स्लाइड करता है ना, क्लियर है। सेकंड आता है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, है ना बच्चों। इतना याद रखो, जो ट्यूब फीट होते हैं ना, इनकी मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है, यहाँ पे आसपास तो पूरे वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ से कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो किस में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है ना। तो और भी तरीके से आप समझ सकते हो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बच्चों। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, तो किस में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है ना, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए ना। देखो मान लीजिए जो स्टारफिश है वो सी के ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो पसंदीदा खाना होता है मान लीजिए ऑयस्टर है, ठीक है। अब ये जैसे ही उसके पास पहुंचेगा, देखो उसका शेल ऐसे बंद होगा भी, है ना। ये क्या करता है, जैसे ही उसके ऊपर पहुंचता है, ट्यूब फीट की मदद से उसके शेल को ऐसे खोल लेता है। तो ट्यूब फीट को फंसाया, शेल को ऐसे खोल लिया। अब बीच में उसका जो एडिबल पार्ट है वो इसको दिखाई देता है ना। ये अपने माउथ को उसके ऊपर लेके जाता है, स्टमक का कुछ पार्ट इसका बाहर आ जाता है। ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूँ, ये एडिबल वाला पार्ट है, स्टारफिश इसके ऊपर गया, स्टमक का कुछ पार्ट इसने सीधे उसके ऊपर डाला, अभी भी अंदर अटैच है, वहीं पर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होकर उसको डाइजेस्ट किया, फिर अपने स्टमक को और साथ में फूड को अंदर ले लिया, है ना। तो इतना याद रखिएगा, ये कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। तो 3 वर्ड बच्चों आपको याद रखना है। पहला वर्ड कौन है, लोकोमोशन, तो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इस तरीके से अटकाया, ओपन किया, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक बाहर निकाल लिया। और लास्ट में रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है। तो इस पूरे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या है बच्चों, ये लाइन याद रखनी है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, आप सभी को पता है, इसी को एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं। किसका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, याद रखिएगा, एकाइनोडर्मेटा, याद रहेगा। एक और बात, फंक्शन याद कर लो, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मेडिपोराइट याद रखिए और ये ट्यूब फीट याद रखिए, मोर देन इनफ है आपके लिए ना। तो आई होप बच्चों यहां तक समझ में आ गया, और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपको याद हो एस्केलमेंथिस से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, याद है, ट्यूब विद इन ट्यूब आ चुका है। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, कोई एक्सेप्शन दे रखा है, इनकम्प्लीट इन ब्रिटल स्टार। एनसीईआरटी में नहीं है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, फिर भी याद रखिएगा। माउथ ऑन लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। देखो ये जो दिख रहा है ये, या फिर मेरा जो हाथ है, मेरे हाथ को स्टारफिश मान लो, ऊपर वाला साइड कौन सा है, डोर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, है ना, इस तरीके से। तो देखो इसमें क्या होगा, यहां से शुरू करो, माउथ ऑन लोअर साइड, यानी माउथ नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा और एनस कहाँ होगा, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा ना। तो सिंपल सा है, ऐसे स्टारफिश है, माउथ ऑन द लोअर साइड, एनस ऑन द अपर साइड, क्लियर है। तो रीड आउट करते हैं, विथ माउथ ऑन द लोअर साइड दैट इज वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड दैट इज डोर्सल साइड। तो आई होप यहां तक क्लियर है। ये जितने भी डायग्राम में डिटेल दे रखा है ना बच्चों, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको बस माउथ की पोजीशन याद रखनी है, एनएस की पोजीशन याद रखनी है। कोई भी जनरलाइज पूछे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, एक्सेप्शन पूछे तो ब्रिटल स्टार याद रख सकते हैं ना। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल पॉइंट है, देखो क्या, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय बॉडी सरफेस और गिल्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन या तो डिफ्यूजन से होता है, मैंने बताया तो ट्यूब फीट वाला है ना। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय बॉडी सरफेस और गिल्स कॉल्ड डर्मल ब्रेंकी और पेपुले, यानी जो गिल्स होते हैं उनके लिए टर्म यूज हुई है डर्मल ब्रेंकी या फिर पेपुले इन मोस्ट ऑफ द एकाइनोडर्म्स। एग्जाम्पल कौन दे रखा है, स्टारफिश, है ना। तो आप बेसिक याद रखो, या तो डिफ्यूजन से हो जाएगा या तो इनसे होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, आपको पता है ओपन चल रहा है, यहाँ तो हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और पंपिंग वेसल, मतलब कोई हार्ट नहीं है, कोई पंपिंग वेसल नहीं है, तो नो हार्ट और पंपिंग वेसल इज प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, तो फिर से कहां से होगा, डिफ्यूजन से होगा, बॉडी सर्फेस से। नाइट्रोजनस वेस्ट, फिर से देखो बच्चों क्या आ गया, अमोनिया, डिफ्यूजेज आउट थ्रू द बॉडी सर्फेस। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, ये तो आपने रीड आउट किया, सुनो।
याद करो इनमें से बहुत सारे सिस्टम अभी तक बन चुके थे, है ना, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बन चुका था, रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बन चुके थे, हार्ट जैसे स्ट्रक्चर बन गए थे, ब्लड वेसल, है ना, मगर यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एब्सेंट थे। फिर भी हम इस फाइलम को इतना एडवांस पढ़ रहे हैं, उसका रीजन मैंने आपको बताया, एक तो एंटेरोसिलोमेट होता है और एक ड्यूट्रोस्टोमिएट होता है ना, तो याद रहेगा बच्चों, अच्छे से याद रखना। नाइट्रोजनस वेस्ट तो अमोनिया है, आपको पता है टॉक्सिक होता है, तो ज्यादा वाटर की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो ऐसे फीचर आएंगे जो बिल्कुल बेसिक है ना। नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक नर्व रिंग होती है, रेडियल कैनाल होती है, मगर बच्चों याद रखो ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। तो इस केस में कोई भी ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो नो ब्रेन मतलब ब्रेन क्या हो गया, एब्सेंट, क्लियर है। और देखो नर्वस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस डेवलप्ड, इंक्लूड्स अ नर्व रिंग, ये देखो नर्व रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड रेडियल नर्व, ये रेडियल नर्व आपको दिखाई दे रही है, विद सिंपल सेंस ऑर्गन बट ब्रेन इज एब्सेंट। तो इस केस में फिर से ब्रेन एब्सेंट हो गया। तो आप सोचो इतनी मुश्किल से तो इवोल्यूशन के अंदर ब्रेन डेवलप हुआ था, यहाँ पे फिर से गायब हो गया ना, तो याद रहेगा बच्चों। अब ये जो पॉइंट है आपको चार्ट बना के पढ़ना है, तो आई होप आपने अभी तक चार्ट बनाना स्टार्ट किया होगा, देखते जाओ, है ना। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो अभी तक किसमें इंटरनल किसमें एक्सटर्नल, बच्चों इसका चार्ट बनाना पड़ेगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जब भी होगा तो लार्वा होगा। लार्वा का नाम बच्चों अगर याद हो सके तो आप कर सकते हैं, बाइपिनेरिया लार्वा होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो लिखी है लाइन मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनो। Echinoderm resemble chordates in early embryonic development due to deuterostomous condition, आपको पता है, एन एंटेरोसिलोमिक कंडीशन। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन में हम इतना एडवांस स्टेज में रखते हैं। तो बच्चों आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो जितनी भी चीज़ें हैं इनको लिख के याद करो, जल्दी याद होगा। ये पॉइंट समझने का है तो मैंने समझा दिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो लार्वा का नाम भी पढ़ सकते हो, कौन सा लार्वा है, बाइपिनेरिया। तो आई होप बच्चों यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो जब आप अपना स्टडी मटेरियल या मॉड्यूल पढ़ोगे ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं। एक तो ऑटोटॉमी दे रखा है, ई विसरेशन दे रखा है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए एक स्टारफिश है, उसकी एक आर्म को किसी प्रेडेटर ने पकड़ लिया, तो क्या करता है, अपनी आर्म को तोड़ के अलग कर देता है, भाग जाता है, तो खुद की जान तो बच गई। अब बोलोगे सर उसकी आर्म तो गई, जाने दो, मगर वो खुद तो बच गया, और आर्म को तो वो रीजनरेट कर लेगा। तो आप जैसा देख सकते हो आर्म देखो रीजनरेट हो रही है ऐसे, है ना। तो देखिए इधर ऑटोटॉमी, फ्यू एकाइनोडर्म्स हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन का पावर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है ना। दे ब्रेक ऑफ आर्म्स फॉर द डिफेंस पर्पस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑटोटॉमी। तो इस फिनोमिना को ऑटोटॉमी कहते हैं, याद रखिएगा। स्टारफिश का एग्जाम्पल ये देखो बच्चों, है ना, ये आपको जो दिख रहा है ई विसरेशन किस में होता है, होलोथूरिया। अगर आप देखो ध्यान से तो ये अपने बॉडी के किसी ऑर्गन या पार्ट को बाहर निकालता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब भी इसको ऐसा लगता है कि इसको खतरा है, सामने वाले को डराना चाहता है, तो अपने अंदर के किसी ऑर्गन को बाहर निकाल देता है ना, तो सामने वाला डिस्ट्रैक्ट होगा, इसको भागने में आसानी हो सकती है। तो देखिएगा, फ्यू एकाइनोडर्म्स इन एंगर और इन फ्राइटेंड स्टेट वॉमिट आउट विसरा, यानी जब बहुत ज्यादा डर गए या बहुत ज्यादा गुस्से में, तो अपने विसरा को बाहर निकाल दिया। विसरा क्या इंटरनल ऑर्गन है। दिस फिनोमिना इज नोन एज ई विसरेशन। घबराओ मत, इसने जो पार्ट बाहर निकाला है उसको रीजनरेट भी कर सकता है, मगर फिनोमिना को ई विसरेशन कहते हैं। देखने में बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा है, मगर एक फिनोमिना है। एग्जाम्पल याद रखिए किसमें होता है, होलोथूरिया में होता है ना। तो दो बातें पढ़ ली बच्चों, ऑटोटॉमी, ई विसरेशन। ये बहुत ही अजीब सा फाइलम है, अजीब अजीब फीचर देखने को मिलेंगे। देखो क्या क्या अजीब मिला, एक तो याद करो इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम था, ट्यूब फीड से लोकोमोशन तो हो रहा था, साथ ही अपने खाने को भी खा रहा था, है ना। ऐसे शेल को खोल रहा था, अंदर जो मीट था उसमें अपना स्टमक डाल रहा था, डाइजेस्ट करके वापस खींच रहा था, है ना। उसके अलावा रेस्पिरेशन का आवाज नहीं है। एक और याद रखो, ई विसरेशन, ऑटोटॉमी, तो एक टर्म आपको याद रखनी है ना। एग्जाम्पल मेनली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे फोकस करना है। पूरी कोशिश की गई है एनसीईआरटी के डायग्राम आपको देने की, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ कुछ ही डायग्राम होते हैं। स्टारफिश एस्टेरियस कहते हैं इसको, सी अर्चिन जो होता है उसको एकिनस कहते हैं। याद करो पहले भी आए थे, स्टार शेप, मेलन शेप, है ना। बच्चों हो सके तो थोड़े से ये टर्म याद रखिएगा। एरिस्टोटल्स लैंटर्न, ये किसमें प्रेजेंट होता है, एकिनस में। मैस्टिकेटिंग अपैरेटस होता है 5 टीथ के साथ, तो कभी गलती से ये लिखा हुआ जाए एरिस्टोटल लैंटर्न, तो याद रखिए एकिनस में होता है ना, याद रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल है उनको देखो। सबसे पहले सी लिली, फ्लावर जैसा दिख रहा है, एंटीडॉन कहते हैं। ब्रिटल स्टार ऑफियूरा, बच्चों देखो स्टारफिश और ब्रिटल स्टार एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, अलग होते हैं एकदम, है ना, तो याद रखना। और लास्ट में जो आता है दैट इज सी कुकुम्बर, इसको हम क्या कहते हैं, कुकुमेरिया। तो कम से कम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट फाइलम है बच्चों।
सिमेट्री वाले पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है और यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है। बच्चों नॉन कोऑर्डिनेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर लास्ट फाइलम की हम बात करें तो इतना याद रखिए, लास्ट कौन होगा? हेमी कॉर्डेटा। समझ लो। और सोच रहे हो कि नाम में कॉर्डेटा तो आ रहा है, तो अच्छा याद रखो इस फाइलम की एक लंबी सी कहानी है, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। पहले इसको कॉर्डेट के अंदर रखा जाता था, ठीक है। बाद में पता लगा जिस चीज को नोटोकॉर्ड समझा जा रहा था वो तो नोटोकॉर्ड नहीं था, तो इसको बाहर निकाल दिया और एक किस में आ गया? नॉन कोऑर्डिनेट में आ गया ना। तो इसीलिए याद रखो बच्चों, नॉन कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो पॉरीफेरा से लेकर कहाँ तक होगा? हेमी कॉर्डेटा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा। क्लियर है बच्चों? तो हेमी कॉर्डेटा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी के आप समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात, इसमें एक पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसी की बात बार बार होगी, देखिएगा ना। हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो सबसे पहले ऐसा लगता था ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर है, ठीक है। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। अब इसका जो रीजन है मैं आपको यही समझाता हूँ, आगे फिर से रिपीट होगा। हुआ क्या, स्टार्टिंग में इसके अंदर नोटोकॉर्ड जिस चीज को समझा गया, यानी ऐसा माना गया इसमें नोटोकॉर्ड है, मगर जिस चीज को नोटोकॉर्ड माना जा रहा था बाद में पता लगा वो तो डायजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यानी जो बकल डाइवर्टिकुलम है उससे की कोई आउटग्रोथ है, यानी स्टोमोकॉर्ड है। तो जैसे रियलिटी का पता लगा इसको कॉर्डेट से बाहर निकाल दिया और इसको किस में रख दिया? नॉन कॉर्डेट में अलग से एक फाइलम बना दिया। फाइलम का नाम क्या हो गया बच्चों? हेमिकॉर्डेटा। क्लियर आपको? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट फिर से रिपीट होगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ना। क्लियर? देखो इधर एक बात बताओ, इनको कॉर्डेट से बाहर निकाल दिया है ना, कोई तो फीचर कॉर्डेट का होगा वो आगे हम देखेंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा? कनेक्टिंग लिंक हो गया ना, किसके बीच में? नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में। तो देखिएगा, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। तो बच्चों ऐसे पॉइंट हमेशा याद रखा करो। कनेक्टिंग लिंक क्या पता है आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिए ये दोनों को कनेक्ट करता है ना। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें कौन आता है, देखिएगा, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। मैं जिन भी चीजों को मार्क करूँ वो इंपॉर्टेंट है, या तो एनसीईआरटी बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। तो यार को इस फाइलम में कौन आता है? वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं। और फिर से देखो कैसे मैराइन है ना, याद करो मेनली मैराइन की अगर हम बात करें तो टीनोफोरा में आ गया था एक्सक्लूसिवली मैराइन, उसके बाद एकाइनोडर्मेटा में आ गया था, और ये भी याद रखो कैसे होते हैं? मैराइन। और मेरे हिसाब से अब तक मैराइन तो समझ गए होंगे, मैराइन मतलब सी, ठीक है, याद रखिएगा। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री आप सभी को पता है बायलेटरल है। तो इस पूरे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कॉर्डेट से बाहर निकाला और किस में आ गया? नॉन कॉर्डेट। कनेक्टिंग लिंक बन चुका है ऑलरेडी, है ना। क्लियर है? उसके अलावा मेराइन होते हैं, वर्म लाइक होते हैं। बच्चों एनसीईआरटी की जो टर्मिनोलॉजी वो इंपॉर्टेंट है, वर्म लाइक दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री आपको अभी तक पता है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो बायलेटरल सिमेट्री है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो कब से ही चला आ रहा है, तो आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये टर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सीलोमेट होते हैं, क्यों? हर बार समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे कैविटी दिख रही है, चारों तरफ से मीजोडर्म ने प्रॉपर्ली लाइन किया हुआ है, तो सीलोमेट। फिर से वही बात, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इनमें सीलोम कौन से टाइप का होता है? एंटेरोसील। तो एंटेरोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एडवांस फीचर होता है ना। तो बच्चों याद रहेगा, ये डायग्राम बार बार दिया हुआ है ताकि आपको रिकॉल होता रहे ना। क्लियर है? बढ़े आगे। अब बच्चों देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, अगर आपका ध्यान कहीं और हो तो सारी चीजों को साइड में रख के इधर देखो, नहीं तो जब आप एनसीईआरटी और मॉड्यूल देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। बोलो मैं बच्चों, देखिए जरा ना। बॉडी इज वर्म लाइक, पता है आपको, ब्रिटल एंड सॉफ्ट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ध्यान से सुनना। एंटीरियर पार्ट इज प्रोबोसिस, बोलो मेरे साथ, एंटीरियर पार्ट इज प्रोबोसिस। उसके बाद आता है कॉलर, और बच्चों लास्ट में कौन आता है? लॉन्ग ट्रंक। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, एंटीरियर, प्रोबोसिस, उसके बाद कॉलर, और लास्ट में कौन है बच्चों? लॉन्ग ट्रंक। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी बात है? मैं देखो है ना, ये ऑर्गेनिज्म का डायग्राम है, ठीक है, बैलेनोग्लॉसस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में जो नेमिंग है नई वाली एनसीईआरटी में, इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला? प्रोबोसिस, ठीक है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, खुला हुआ से दिख रहा है, इस पार्ट को क्या बोला बच्चों? कॉलर। और नीचे जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को क्या नाम दे दिया? ट्रंक। तो 3 नाम इसमें दे दिए गए, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। दिखाई दे रहा है आपको? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, है ना। दिक्कत ये, रियलिटी में बच्चों ये जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को कॉलर कहते हैं, यानी रियलिटी में जो एक्चुअल डायग्राम है ना, कॉलर इस पार्ट को कहते हैं, मगर एनसीईआरटी में कॉलर इस पार्ट को बोला है। तो इतना याद रखो, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, क्योंकि एग्जाम में जो डायग्राम आता है एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो इसीलिए अभी हम इसी पार्ट को कॉलर कंसिडर करेंगे। रियलिटी में अगर ये ऑप्शन में ना हो, अगर ये वाला ऑप्शन में ना हो,
तो इस पार्ट को आप कॉलर मार्क कर सकते हैं, मगर ये साथ में दे रखा है तो हमें एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, है ना। क्लियर है बच्चों। तो याद रखिएगा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसमें कोई डाउट नहीं है, एंटीरियर कौन होता है, प्रोबोसिस, मिडिल कौन होता है, कॉलर, और सबसे नीचे कौन होता है, ट्रंक। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आगे बढ़े, और डायग्राम में बता दिए मैंने आपको क्या याद रखना है ना बच्चों। इस स्लाइड में हम जो पढ़ेंगे, हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे ना। आप सभी को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है, जैसा आप देख सकते हो माउथ भी प्रेजेंट है, एनएस भी प्रेजेंट है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और वर्ड याद रखिएगा जो कि बार बार रिपीट होगा, वो वर्ड है सीलियरी फीडर। याद करिए मोस्टली कैसे होते हैं, सीलियरी फीडर होता है। अब आगे हम जो भी फाइलम पढ़ेंगे ना, उसमें सीलियर फीडर वर्ड कई बार यूज होगा। इसका मतलब क्या होता है वो समझिएगा। इतना याद रखो, क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर लेते हैं, पानी के साथ फूड भी अंदर जाता है, फूड को वहीं रोक लिया जाता है और पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनको कहते हैं फिल्टर फीडर या सीलियरी फीडर। तो बच्चों ये जो टर्म है इसको अच्छे से याद कर लो, सीलियरी फीडर इनको बोला जाता है। क्लियर है। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम। बच्चों रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। तो सिंपल से याद रखिए, कोई भी पूछे रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फेरेंजियल गिल स्लिट। जब हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को कंपेयर करेंगे उस समय एक्सेप्शनल केस यहाँ पे आएगा, तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी स्लाइड में सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फिल्टर फीडर होते हैं यानी सीलियरी फीडर, साथ ही साथ रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स। अब हम अगली स्लाइड पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता ही कैसा होता है, ओपन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज होता है ना। ब्लड को थोड़ा समझाया हुआ है बच्चों, इतना अगर याद नहीं रहे तो घबराना नहीं है, मिनिमम आपको इतना याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप कैसा टाइप है बच्चों, ओपन। तो ओपन टाइप याद रखिए ना। ब्लड इज कलरलेस, ठीक है, विद अमीबॉइड कॉर्पस सेल, ये बहुत ज्यादा परेशानी हो ना। हार्ट कैसा होगा, डोर्सल। याद करो कॉर्डेट में कैसा हो जाएगा हमारे अंदर, वेंट्रल, इनमें कैसा होता है, डोर्सल। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम कुछ केसेस में प्रेजेंट हो सकता है। याद करो पहले कुछ फाइलम में कॉपर कंटेनिंग आया था हीमोसाइनिन, यहां पर जो होता है वेनेडियम कंटेनिंग है। तो अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इस पेज पे मिनिमम जो आपको याद रखना है वो याद रखो, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है ना। याद रहेगा बच्चों, सिंपल से याद रखिएगा। ये क्या दिखा रखा है, डोर्सल हार्ट दिखा रखा है, वेंट्रल ब्लड वेसल, डोर्सल ब्लड वेसल, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। बस अब इतना याद रखो, हार्ट कैसा होगा, डोर्सल, और जब कॉर्डेट्स पढ़ेंगे तो उनमें हार्ट कैसा होगा बच्चों, वेंट्रल। तो आई होप ये 2 बातें समझ में आ गई, सिंपल सी बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो वो बात जो हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं फिर से, है ना, ध्यान सुनना। अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट नोटोकॉर्ड, इट इज नोटोकॉर्ड लाइक। अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द कॉलर रीजन। ये एनसीईआरटी लाइन है तो इंपॉर्टेंट है। एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं बकल डायवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड। और एक किसकी आउटग्रोथ है बच्चों, गट की, है ना। तो याद रहेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, नोटोकॉर्ड के जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसको पहले नोटोकॉर्ड माना गया, इसीलिए इसको कॉर्डेट में रख लिया, बाद में पता लगा तो इसको वहां से बाहर निकाल दिया ना। क्लियर है। तो याद रखना बकल डायवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। कोई पूछे कहां प्रेजेंट होता है, कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है ना। क्लियर। देखो इधर स्टोमोकॉर्ड को शो किया हुआ है, इंपॉर्टेंट। ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, तो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, तो पोस्ट एनल टेल भी नहीं है। वो किसका फीचर होती है बच्चों, कॉर्डेट्स का फीचर होती है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट को देखिएगा, समझिएगा ना। एक्सक्रीशन, देखो बच्चों एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट है, याद करो प्रोबोसिस होता है तो यहां पर प्रेजेंट होती है प्रोबोसिस ग्लैंड, सिंगल ग्लोमेरुलस होता है ना। तो देखिएगा एक्सक्रीशन अकर बाय अ सिंगल ग्लोमेरुलस, ठीक है। दिस सिंगल ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड ऑन द प्रोबोसिस, प्रोबोसिस पे होता है और इसका नाम क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड। तो मेरे हिसाब से तो याद करने में भी दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे इसका नाम याद कर लो, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के ऊपर होता है तो प्रोबोसिस ग्लैंड हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया, सिंपल है। तो बच्चों देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आई गई होगी अभी तक तो, कि इसको कॉर्डेट से क्यों निकाल दिया, नॉन कॉर्डेट में क्यों रख दिया, है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी बात हो रही है। जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट, ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग। आप खुद सोचो इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की चांस बहुत ही कम है, क्योंकि कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ना। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है बच्चों, इनका चार्ट आप प्रिपेयर कीजिएगा, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना, तो बनाइएगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब एनिमल कैसे हुए, यूनिसेक्सुअल हो गए।
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो कितनों में एक्सटर्नल है कितनों में इंटरनल है वो लिखना है आपको। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट होगा लार्वा, और देखो कौन सा लार्वा है, टॉर्नेरिया लार्वा, तो याद रहेगा बच्चों टॉर्नेरिया। तो इस सब को 2-3 बार रिवाइज करो, लिखो, तो आपको अच्छे से याद होगा, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों सिंपल से एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल याद रखो, एक का डायग्राम एनसीईआरटी में। तो पहला जो एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, इसको टंग वर्म भी कहते हैं ना, तो बेलेनोग्लोसस याद रखिए, टंग वर्म कहते हैं, एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, जो हमने पहले पढ़ा था। दूसरा जो नाम है बच्चों उसका नाम है सेकोग्लोसस। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, नॉन कॉर्डेट। अब हम जो आगे की स्लाइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों वो कौन होगा, कॉर्डेट्स। तो याद रहेगा।